हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी इन डिटेल, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर, जो कि रहेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि कैसे छोटे 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 सूक्ष्म जीवी हमारे यानी ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए काम करते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है ना, ये सिर्फ हमें नुकसान ही देते हैं, बट नहीं, हम गलत हैं। ये हमें बहुत सारा फायदा भी देते हैं, और उसी फायदे के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से सेशन शुरू करते हैं। बट उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज्यादा हो सके अपने अपने फ्रेंड्स में, अपने अपने सर्कल में इसे शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कोई डाउट आता है, तो कमेंट आपके लिए है यहाँ पर। ठीक है, आपको कोई भी डाउट आता है आप कभी भी कमेंट में लिखिए, अगली वीडियो में उसे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ये है क्लास 12 का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक ना, मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ना ज्यादा घुचम घुचा नहीं है, मतलब सीधा चैप्टर है, एकदम सीधा, जल्दी जल्दी खत्म होने वाला। तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। चलिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव का किस तरीके से, ह्यूमंस का किस तरीके से माइक्रोब्स ने फायदा किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिल्क से कर्ड बनाने की, यानी दूध से दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया काम आता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस, जिसे लैब भी कह देते हैं, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कह देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये मिल्क के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होता है, उसको क्या करता है? एक तरीके से डाइजेस्ट कर देता है, और उसको ना इकट्ठा करके कोएगुलेट कर देता है, जिससे कि वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मिल्क का प्रोटीन इकट्ठा हो गया, कोएगुलेट हो गया, जिससे कि दही बन गया। ये दही खास क्यों होता है? दूध से अच्छा दही है। क्यों? क्योंकि इसमें अब क्या होता है, विटामिन B12 जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए। प्ले रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब इन आवर स्टमक। साथ ही साथ अगर आप दूध की बजाय दही ज्यादा खाओगे तो दही आपके पेट में जाके ना, पेट के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी तो उसको भी ध्यान रखता है। ठीक है, अगर पेट के अंदर कोई भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब होगा तो उसका भी ध्यान रखता है ये। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्या होता है? इनोक्यूलम होता है स्टार्टर। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, आप सभी ने घर में देखा होगा, जब दही बनाते हैं, दूध से दही कहते हैं ना, दही जमा लेते हैं, तो थोड़ा सा जावन रखते हैं। जावन यानी कि इनोक्यूलम। जावन मतलब इनोक्यूलम, मतलब थोड़ा सा दही पुराना लेकर उसको दूध में डाल दिया, तो वो क्या होता है, वो थोड़े से दही में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया, एक बार बैक्टीरिया हमने दूध में डाल दिया, वो तो मल्टीप्लाई कर ही लेगा, क्योंकि उनकी मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो वो मल्टीप्लाई कर करके बहुत सारे बन जाते हैं, और फिर अगेन क्या हो जाता है? अगेन दही बन जाता है। चलिए, उसके बाद बात की गई है डो की, यानी आटे की। चलिए, ठीक है। तो डो में दो बात की गई है। एक होता है इडली और डोसे का बैटर। जब भी इडली और डोसा बनाया जाता है तो एक बैटर बनाया जाता है, एक घोल बनाया जाता है, तो उसको फर्मेंट करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ब्रेड बनाने के लिए यूज की जाती है ईस्ट। ठीक है, तो खमीर यूज किया जाता है ब्रेड के लिए, और जीवाणु यूज किए जाते हैं इडली डोसे के घोल के लिए। इन सभी में काम क्या आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो इसे पफ्ड अप अपीयरेंस, कोई चीज कहीं से निकलेगी तो उसे उठा के निकलेगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो केक जो होता है वो फूल जाता है, ब्रेड जो होती है वो फूल जाती है, इडली का घोल जो होता है वो फूल जाता है। ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद एक टोडी ड्रिंक की नाम बात की गई है। टोडी एक ड्रिंक है जो कि साउदर्न, जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया, साउदर्न इंडिया जो है हमारा, वहां पे पी जाती है। ये एक ड्रिंक है, वहां पर पी जाती है। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है वहां की, जानी मानी। तो ये कहां से बनता है? तो आपको याद रखना है, ये सैप फ्रॉम पाम्स। ठीक है, फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम से बनता है। उसके बाद बात की गई है चीज की। चीज सबको बहुत पसंद होता है। दो टाइप की चीज की बात की गई है। पहला है स्विस चीज। ठीक है, स्विस चीज कौन सा है भाई? टॉम एंड जेरी देखा है? टॉम एंड जेरी का जो जेरी वाला चीज होता है ना, इसमें बड़े 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 छेद होते हैं, वो है स्विस चीज। और एक होता है रॉकफोर्ड चीज। आपको क्या याद रखना है? स्विस चीज में लार्ज होल होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। ये बैक्टीरिया से बनता है, और बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। शर्मा जाते हैं जब हम ज्यादा चीज खा लेते हैं। ठीक है, और रॉकफोर्ड चीज फंजाई से बनता है। तो मेन चीज आपको यही याद रखना है, दही बनाने के लिए बैक्टीरिया। इडली और डोसे के घोल में कौन यूज होती है? तो इडली और डोसे के घोल में अगेन बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रेड में, तो खमीर। अगर आपसे टोडी पूछ लिया जाए तो पाम के सैप से। चीज में स्विस चीज, किससे? बैक्टीरिया से, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और अगर रॉकफोर्ड चीज तो फंजाई से। क्लियर? चलिए, फिर आ जाते हैं माइक्रोब्स। और भी काम आते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं, वो फर्मेंट करते हैं किसे? फिश, यानी मछली को फर्मेंटेशन करते हैं, यानी किण्वन करते हैं मछली का, सोयाबीन का, बैम्बू की शूट्स का, ताकि उससे खाना बन सके। ठीक है, उसके बाद एक खास खमीर की, एक खास ईस्ट की बात की गई है, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस क्रेविसी।
क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस ग्रेविसी, ये नाम है खमीर का। तो इसकी खास बात क्या है? ये दो काम आती है। ये इसको बेकर ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये बेकर यानी बेकरियों में ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। और इसी को ब्रूअर ईस्ट भी कहते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रूअर क्या होती है? ब्रूअरी वो होती है जहां पर शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है, तो ये अल्कोहल बनाने में भी काम आती है, ठीक है। तो फर्मेंट माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, एनसीईआरटी इथेनॉल बोलती है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है? ये माल्टेड सीरियल्स को और हमारे फ्रूट जूसेस को, जैसे कि हमने मान लीजिए अंगूर रख दिया, तो अंगूर को फर्मेंट कर देगी, अंगूर के रस को फर्मेंट कर देगी और इथेनॉल बना देगी, ठीक है। अब इथेनॉल भी, अब आप जानते हो कोई इथेनॉल पी के तो बंदा एकदम से टल्ली हो जाता है और कोई पी के लंबा असर नहीं पड़ता, तो वो क्या होता है? उसके अंदर कंटेंट होता है अल्कोहल का। तो अगर इस बनी हुई इथेनॉल को डिस्टिलेशन कर दिया जाए, ठीक है, तो अल्कोहल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जबकि डिस्टिलेशन ना किया जाए तो अल्कोहल कंटेंट कम हो जाएगा। तो विद डिस्टिलेशन कौन सी होती है? तो विस्की, ब्रांडी, रम, और विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर। तो आपको यही याद रखना है कि अल्कोहल बनाने के लिए कौन सी ईस्ट यूज की जाती है? सैक्रोमाइसिस ग्रेविसी। उसके बाद डिस्टिलेशन से बनती है कौन सी? विस्की, ब्रांडी, रम, और विदाउट डिस्टिलेशन बनती है वाइन एंड बियर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक क्या हो भाई? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही अगेंस्ट है ये। लेकिन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के? जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है उसे मार देती है एंटीबायोटिक नाम की दवाइयां। तो ये वैसे तो अगेंस्ट लाइफ है, लेकिन ये वैसे प्रो लाइफ है। हमारे लिए क्या है? प्रो लाइफ, हमारी तो मदद कर रहा है। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? अगेंस्ट लाइफ, लेकिन हमारे लिए प्रो लाइफ है, ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ है। केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब, यानी एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को मार रहा है, बस दैट्स इट। इसके अंदर फेमस कौन है? इसके अंदर है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में स्टडी कर रहे थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उन्होंने खोज दिया पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के माइक्रोब से क्या बनता है? एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन। ये पहली दुनिया की बनी हुई एंटीबायोटिक थी, ठीक है। और उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि डिस्कवर किसने किया था इसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन इसको एस्टेब्लिश यानी इसको और ज्यादा किसने चलाया था? अर्नस्ट चेन और होवार्ड फ्लोरी ने। और इसीलिए इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला था 1945 में, और ये वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं किसकी? एंटीबायोटिक्स के। और भी एंटीबायोटिक्स होती है जो अलग अलग डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए काम आती है। कौन कौन सी डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक काम आती है? तो प्लेग, ठीक है, वूपिंग कफ यानी काली खांसी, बहुत बुरी तरीके से खांसी हो जाती है, ठीक है, पर्ट्यूसिस बोल देते हैं इसे, डिप्थेरिया यानी गल घोटू, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, इन सब के लिए एंटीबायोटिक काम आती है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि माइक्रोब और भी बहुत चीजों में काम आते हैं, जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स बनाने में, बहुत सारे एंजाइम बनाने में और बहुत सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बनाने में। कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, आइए देखते हैं। तो केमिकल्स में आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनाने के लिए कौन काम आता है? एस्परगिलस निगर, जो कि एक फंगस यानी एक कवक है। एसिटिक एसिड जो कि एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा बनाया जाता है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सिट्रिक एसिड किसमें होता है? नींबू में। एसिटिक एसिड सिरके में। ब्यूटायरिक एसिड जो कि बनता है किससे? एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से बनता है। लैक्टिक एसिड अगेन बैक्टीरिया से बनता है, हमने अभी पढ़ा लैब लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही बनाने में काम आता है। और इथेनॉल शराब बनाने में, शराब भी एक केमिकल है, बनाने में कौन सी काम आती है? एक ईस्ट, सैक्रोमाइसिस ग्रेविसी, जिसे बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो जब जब शराब की इंडस्ट्री में काम होंगी तो ब्रूअर ईस्ट, अच्छा ये बड़े बड़े फर्मेंटर्स में बनती है, बड़े बड़े किण्वन के यंत्र होते हैं उसमें बनती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम आपको 3 पढ़ने हैं। पहला आता है लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है? ये बनता ये जो होता है क्या काम आता है? ये ऑयली स्टेन्स रिमूव करने में काम आता है, मतलब कि कपड़ों पे जो धब्बे लग जाते हैं उसे साफ करने में। तो डिटर्जेंट में लाइपेज डाले जाते हैं ताकि डिटर्जेंट कपड़ों से स्टेन, मतलब ऑयल के स्टेन रिमूव कर दे। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज ये कब काम आते हैं? देखिए हम घर में जब जूस निकालते हैं उसमें बहुत सारा ना छिलके छिलके टाइप होते हैं, ठीक है, जबकि एकदम प्लेन नहीं होता। जबकि बाजार का जूस लाओ एकदम सिल्की स्मूथ प्लेन, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बाजार के जूस में क्या करते हैं? घर के जूस में पैक्टिनेज और प्रोटीएज डाल देते हैं, जिससे कि बोतल जूस जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो बोतल जूस को साफ करने के लिए क्या यूज होता है? पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। स्ट्रेप्टोकाइनेज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? क्लोट बस्टर है जो कि बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से बनती है, ठीक है, जिससे कि हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। क्लोट बस्टर, अगर किसी के हार्ट अटैक हो सकता है, क्लोट बन जाते हैं बॉडी में, तो उस क्लोट को बर्स्ट करने के लिए उसको जो एंटीबायोटिक दी जाती है, सॉरी जो एंजाइम दिए जाते हैं वो स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, जो कि किससे बनता है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है हमारे पास साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन। साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनता है? तो ट्राइकोडर्मा पोलिस्फोरम नाम के कवक यानी फंगस से बनता है। और ये क्या है? एक इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट मतलब जब हमें इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करना होता है तब ये दिया जाता है, ठीक है, ग्राफ्टिंग वगैरह के टाइम
टाइम पे। स्टेटिन क्या है, मोनेस्कुस परप्यूरियस नाम के ईस्ट से बनता है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है स्टेटिन। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट की। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब हम डेली लाइफ में इतना 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 गंदा पानी इकट्ठा करते हैं, हमारे वॉशरूम्स का, हमारे घर का, पता नहीं कहाँ कहाँ का, तो उन सबको डायरेक्टली तो हम ड्रेन आउट नहीं कर सकते, तो उनकी सफाई की जरूरत पड़ती है, वही है सीवेज ट्रीटमेंट। तो क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर यानी घरों का वेस्ट जो पानी है हमारा, उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब होते हैं जो कि पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें ट्रीट करना पड़ता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लान यानी कि एफटीपी में। ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, देखिए 2 ट्रीटमेंट प्लान होते हैं। सबसे पहले होता है एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, पूरी एनसीईआरटी का एक पेज आपका कवर हो जाएगा। जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें 2 स्टेप होते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी कि प्राथमिक, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी द्वितीयक। प्राइमरी को फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें फिजिकल वाला काम होता है। जैसे कि अगर आपको एक चावल दे दिया जाए, उसमें कंकर हो, आप कंकर को सेपरेट कर रहे हो या आप फिजिकली काम कर रहे हो, ऐसा ही कुछ इसमें होता है। इसमें 2 काम होते हैं, फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन। एक बड़ा सारा जार लेकर, बड़ा सारा ड्रम लेकर उसमें छलनियां लगा देते हैं, बड़ी छलनी, पतली छलनी, उससे पतली छलनी, और ऊपर से सारा वेस्ट डाल दिया, तो बड़े वाले वेस्ट ऊपर रह जाएंगे, उससे छोटे ऊपर रह जाएंगे, उससे छोटे और ऊपर रह जाएंगे, इस तरीके से सेपरेट होते जाएंगे। सबसे नीचे जो आएगा उसमें जो भारी पार्टिकल होंगे वो सारे नीचे बैठ जाएंगे। तो क्या हो गया, देखो, छानने का काम मतलब फिल्ट्रेशन, और नीचे जो बैठ गए वो सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, नीचे बैठ जाती है, पानी में मिट्टी खोल के रख दो, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है, उसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को अलग कर देंगे, नीचे वाले को अलग, डिकेंटेशन। ठीक है। चलिए, अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, मतलब समझ में आ गया फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन का। अब देखिए, जो नीचे बैठ जाता है पोर्शन, उसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्लज बोलते हैं। और ऊपर जो तैरता हुआ लिक्विड रह जाता है उसे बोलते हैं एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। इसी एफ्लुएंट को उठा के अब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे, क्योंकि मोटा मोटा कूड़ा तो हमने अलग कर दिया, अब हम बारीक कूड़े की तरफ चलेंगे। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एफ्लुएंट को, ऊपर तैरने वाले पदार्थ को ले चलेंगे, टेकन टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। चलिए चलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन काम करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। चलिए देखिए, एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट, हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट से कौन उठा लिया, एफ्लुएंट उठा लिया। ठीक है। और उसको लार्ज एरेशन टैंक में डाल दिया, यानी बड़े बड़े ऐसे टैंकों में डाल दिया जिसमें हवा ही हवा है, हवा ही हवा है। ठीक है। एजिटेटेड एंड एयर इज पंप्ड, ऐसा टैंक जिसको बार बार एजिटेट किया जा रहा है, यानी मिक्स किया जा रहा है, और वहां पर बहुत ज्यादा हवा दी जा रही है। ठीक है। वहां पर क्या होगा, अब विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स कॉल्ड एज फ्लोग। वहां पर क्या होगा, हवा की प्रेजेंस में उस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, उस माइक्रोब रिच पानी के अंदर क्या ग्रो करेंगे, उसके अंदर फ्लोक बनने लगेंगे। किसके, माइक्रोब, एरोबिक माइक्रोब्स, ऐसे जीवाणु, ऐसे मैं बोलूंगी सूक्ष्म जीवी जो हवा की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, वो वहां पर ग्रो करने लग जाएंगे। फ्लोक क्या होता है एग्जैक्टली, आपकी एनसीईआरटी बोलती है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। जब बैक्टीरिया के मासेस फंगस के साथ मिलकर एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना ले, उसे फ्लोक बोलते हैं। क्लियर। तो वहां पर क्या होगा, इफ्लुएंट के अंदर जब हमने इतनी ज्यादा हवा पास की तो वहां पर फ्लोक बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे, फ्लोक बनने लगेंगे। और फिर वो फ्लोक क्या करेंगे, माइक्रोब है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म है, इन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, और ये खाएंगे क्या, वहां पर पड़ा ऑर्गेनिक मैटर। तो अब वो क्या करेंगे, ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे, यानी खा लेंगे। ठीक है। उससे क्या होगा, जो पानी है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, जिससे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी कम। और जब एक ऐसा स्टेज आएगा जब हमें पता लग जाएगा कि बीओडी सबसे कम है, उस टाइम हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम सोचेंगे, वाह भाई वेरी गुड। देखिए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा बीओडी की डेफिनेशन देख लीजिए। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जीवाणु द्वारा जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए जो बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन ली, वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ दैट बैक्टीरिया। क्या बोला मैंने, 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म करने के लिए जो ऑक्सीजन ली हमारे बैक्टीरिया ने या माइक्रोब ने, उस ऑक्सीजन को बोलेंगे बीओडी। क्लियर। जितनी ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोल्यूशन वाला पानी होगा। ठीक है। अब क्या होगा, देखिए, जब हमने रिड्यूस कर दी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को, सबसे कम पे ले आए, तो हम उसे डाल देंगे सेटलिंग टैंक के अंदर। सेटलिंग टैंक यानी एक बड़ा सारा टैंक जिसमें सब सेटल होने देंगे। सेटलिंग टैंक में क्या होगा, नीचे बैठ जाएंगे हमारे फ्लोक, जो हमने अभी ऊपर बात की, और ऊपर चला जाएगा फिर से इफ्लुएंट, ऊपर तैरने वाला फिर से इफ्लुएंट। इफ्लुएंट को तो हमने, अब ये वाला जो इफ्लुएंट होगा ये होगा पास। पिछले वाला इफ्लुएंट क्या था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आया था, लेकिन ये वाला इफ्लुएंट
पानी वाटर बॉडीज में डाल देंगे कि अब तू साफ हो गया, अब तू पानी में जा। अब नीचे जो स्लज बचा, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। दही जमाने के लिए जावन का इस्तेमाल किया था, यहां पर क्या है, इस एक्टिवेटेड स्लज को उठा के नए टैंक में डाल देंगे, ठीक है, नए टैंक में, ताकि जल्दी से वापस से माइक्रोब्स ग्रो करें, ठीक है, जो हमने एरोबिक टैंक में माइक्रोब्स ग्रो किए थे उसके लिए। और दूसरा क्या होगा, देखिए इसका कई काम होगा। देखिए एक्टिवेटेड स्लज को, थोड़े से पार्ट को, स्मॉल पार्ट को कहां डाल देंगे, इनोक्यूलम इन एरेशन टैंक, ठीक है, जावन की तरह इनोक्यूलम की तरह एरेशन टैंक के अंदर, हवा वाले टैंक के अंदर। और दूसरा बचे हुए पे क्या करेंगे, बचे हुए को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे, यानी एक ऐसे बड़े टैंक में डालेंगे जहां पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो, जो कि एनएरोबिक कहलाएगा। तो वहां पर इस स्लज की डाइजेशन होगी, स्लज का पाचन होगा। कौन करेगा वहां पर, एनारोबिक बैक्टीरिया करेंगे। एरेशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया, यहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया इस स्लज पे काम कर करके बायोगैस बना देंगे। क्या बना देंगे, बायोगैस बना देंगे। और बायोगैस में क्या होता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2 प्लान इनिशिएट किए थे, जिनका नाम है गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इन नदियों को साफ करने के लिए, ठीक है, ये मेन आपको चीज याद रखनी है। तो गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, दोनों के नाम लिए गए हैं सीवेज ट्रीटमेंट की तरफ। और इसको किसने लॉन्च किया था, इनिशिएट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं। बायोगैस क्या है भाई, सबसे पहले बायोगैस डेवलप्ड बाय IARI एंड KVIC। IARI और KVIC ने बायोगैस को डेवलप किया था। फुल फॉर्म मैं अभी बताऊंगी, इन दोनों की टेंशन नहीं लेनी है। बायोगैस क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैस, प्रीडोमिनेंटली मीथेन, यानी गैसेस का मिक्सचर होता है जिसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, मीथेन यानी CH4 होती है। प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, किससे बनती है ये, माइक्रोब्स की एक्टिविटी से, एनारोबिक माइक्रोब्स की एक्टिविटी से। यूज्ड एज फ्यूल, बायोगैस को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, देखिए कुछ बैक्टीरिया जिन्हें हम मिथेनोजन बोलते हैं, या मिथेनोबैक्टीरियम इसका एग्जांपल है। कुछ बैक्टीरिया जिन्हें हम मिथेनोजन बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इस मटेरियल पे जिसके अंदर सेलुलोज पड़ा हो, इसके ऊपर ग्रो करते हैं और इसे डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करके बना देते हैं कुछ गैसेस, जो कि होती है मीथेन यानी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और हाइड्रोजन गैस यानी H2। और ये गैसेस मिलकर कहलाती हैं बायोगैस। क्या कहलाती है, बायोगैस। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि ऐसे बैक्टीरिया को मिथेनोजन बोलते हैं और ये गाय के, कैटल्स के, र्यूमेन में मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए जब वो घास वगैरह खाती है गाय वाय, ठीक है, प्लांट्स प्रोडक्ट खाती है, तो उसे पचा पाती है। आप सभी जानते हैं प्लांट सेल वॉल में होता है सेलुलोज। हम कच्चा पौधा खाने लगे ना, तो हम उसे पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में ये एंजाइम नहीं है, जबकि इनके अंदर होता है, उनकी मिथेनोजन होता है। इसीलिए उनकी गोबर में से ना गंदी सी जो स्मेल आती है, वो मीथेन की होती है, ठीक है। ग्रो एनारोबिक ऑन सेलुलोजिक मटेरियल ऑल्सो प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ कैटल, ठीक है। IARI की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और KVIC क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया ये आपको। उसके बाद चलते हैं माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स किस तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इन एक्सचेंज विद ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब कि आज के टाइम में आप सभी जानते हो, आज के टाइम में तो मैं नहीं बोलूंगी, फिर भी लोग जागरूक हो चुके हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। मतलब कुछ समय तक, अभी भी वैसे बहुत लोग होते हैं, अपनी क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा उगाने के लिए, ठीक है, अपनी फील्ड में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट को मारने वाली दवाइयां डालते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने वाली दवाइयां डालते हैं, बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें यूज करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायी है। तो उसे रोकना पड़ेगा। उस रोकने को, यानी एक ऐसा टेक्निक ऑफ फार्मिंग जिसमें हम सब कुछ नेचुरल यूज करें, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जहां पर क्या यूज होता है, जहां पर ये एक्स्ट्रा केमिकल नहीं यूज होते, वहां पर बायो फर्टिलाइजर यूज होते हैं, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर एजेंट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। अब ये इनके एग्जांपल क्या है, जैसे कि कौन है बायो कंट्रोल एजेंट्स, तो देखिए एफिड एंड मॉस्किटो। एफिड एंड मॉस्किटो, जो अगर मान लीजिए किसी फील्ड के अंदर एफिड और मॉस्किटो ग्रो कर रहे हैं, तो उस फील्ड में उगा दिए जाते हैं, मतलब भेज दिए जाते हैं लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाइज, जो कि इंसेक्ट है। तो ये क्या करते हैं, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई उन्हें खा जाते हैं। इसी तरीके से बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए बीटी बैक्टीरिया यानी बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल बीटी कॉटन के सीड्स आजकल आने लगे हैं, ठीक है, जिसके अंदर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन डाल देते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। सेवरल प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा नाम का फंगस डाल दिया जाता है। इंसेक्ट एंड सम आर्थ्रोपोड को कंट्रोल करने के लिए बैक्यूलोवायरस, जिसे कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस भी कहा जाता है, वो डाले जाते हैं। ये जो होते हैं बैक्यूलोवायरस के बारे में खास बात बोली हुई है एनसीईआरटी में कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी इन्हें पता है इसी पे काम करना है, इसी पे करेंगे, ठीक है। नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड एंड फिशेज, यानी उसके अलावा देखिए अब इनको पता है ये काम इसी पे करना है, तो बाकियों से इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बाकियों पे कोई फर्क नहीं डालते। ये
यूज्ड इन IPM, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेन बायो फर्टिलाइजर्स पे। कुछ बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो मेनली यूज किए जाते हैं। मैंने बोला ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर यूज होते हैं। कौन है वो? तो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी हो गई, ठीक है, नील हरित शैवाल। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जरूरी है। कौन करते हैं? या तो बैक्टीरिया करते हैं या साइनोबैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्री लिविंग यानी खुले रहने वाले, एक होते हैं सिम्बायोटिक यानी किसी से जुड़ के रहने वाले। फ्री लिविंग कौन है? एज़ोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरम है, ये सॉइल के अंदर यानी मिट्टी में रहते हैं, मृदा में रहते हैं। जबकि सिम्बायोटिक कौन है? राइजोबियम है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है। क्लियर? चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सिम्बायोटिक है, इनमें से कौन फ्री लिविंग है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया कौन है भाई? ऑटोट्रोफिक माइक्रोब होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इनका नाम होता है। एनाबीना हो गया, नोस्टोक हो गया, ओसिलेटोरिया हो गया, ये इसके एग्जांपल हैं। और ये पैडी फील्ड यानी चावल की खेती में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देते हैं, ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है भाई? माइकोराइजा होता है जब फंजाई और प्लांट आपस में एसोसिएशन बनाकर रहने लगे, जब कवक और पौधे जो है वो इकट्ठे रहने लगे, तो उसे बोलते हैं माइकोराइजा। इसमें प्लांट क्या करता है? फंजाई के लिए शेल्टर देता है यानी रहने की जगह देता है, जबकि फंजाई प्लांट को क्या देती है? फोस्फोरस देती है, जो कि फंजाई सोइल से चूस कर प्लांट को देती है, ताकि वो टॉलरेंस दे सैलिनिटी को, यानी कि अगर सॉइल के अंदर सैलिनिटी ज्यादा है, नमक की क्वांटिटी ज्यादा है, तो उसको भी टॉलरेट कर पाए और ड्रॉट में भी बचा पाए उसे, ठीक है, सूखे के टाइम पे भी हेल्प करे। मतलब फंजाई उसकी बहुत सारी मदद कर रही है और प्लांट उसे शेल्टर दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। और मेनी मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म्स इट। कौन बनाता है माइकोराइजा? तो ग्लोमस नाम के जीनस के मेंबर्स जो होते हैं वो ये बनाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो गया खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर कोई भी डाउट आता है या क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है हमारी क्लास से तो वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, मैं एक और चीज सोच रही थी, बीच में मैं क्लास 6 के चैप्टर्स भी डाल देती हूँ, क्योंकि SSC GD वालों के लिए हेल्प हो जाएगी। 11 12 से ज्यादा उनके लिए SSC GD वालों के लिए 6 to 10 इंपॉर्टेंट है। तो 6 7 8 9 10 भी साथ में ही शुरू करते हैं, कभी एक कभी वो, ऐसी चलेगी। आपको मिलेगी NCERT सीरीज, पढ़ना आपको सब कुछ है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।